Hello friends, welcome to our channel and today we are going to discuss about Insight Daily Current Affair plus PIB Summary of 12th of September 2020. ठीक है, एंड देयर इज़ अनाउंसमेंट रिगार्डिंग आवर चैनल दैट आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे जो इनसाइड के जो डेली करंट अफेयर आते हैं वो हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आज हम 12th ऑफ सितंबर 2020 का डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अब तक 13 सितंबर का आया नहीं है। जब वो आ जाएगा साइट पे उसके बाद हम उसका एनालिसिस बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, GS2 से 5 टॉपिक्स दिए हैं और जो GS3 का पार्ट है उसमें 4 टॉपिक्स है और फैक्ट फॉर प्रीलिम्स जो है उसमें 1 टॉपिक है। ठीक है, मैं ये टॉपिक्स फ़िलहाल रीड नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली हम टॉपिक वाइज उसके डिटेलिंग पे चलते हैं। तो GS2 का सबसे पहला टॉपिक जहाँ से हम कवर करने वाले हैं वो है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस कॉशी जुडिशरी बॉडी। ठीक है, उसमें पहली न्यूज़ है कि लेट द वर्चुअल कोर्ट स्टे लॉ पैनल। तो रिसेंटली न्यूज़ ऐसी है कि जो पार्लियामेंट्री पैनल होती है ऑन लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसका नाम है फंक्शनिंग ऑफ द वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन्होंने एक जो रिपोर्ट जो सबमिट की है उनका नाम ऐसा दिया है कि फंक्शनिंग ऑफ वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट्री पैनल ने सबमिट की है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ अ पैंडेमिक। तो इसमें जो की रिकमेंडेशन है वो इंक्लूड करते हैं कि जो वर्चुअल कोर्ट का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है वो पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो के बाद भी शुरू रहेगा। मतलब जब कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी वर्चुअल कोर्ट का जो फीचर्स जो कोर्ट ने स्टार्ट किया है वो बाद में भी कंटिन्यू करेगा। जो इसके कारण क्या क्या होगा कि जो केसेस होते हैं जैसे कि ट्रैफिक चालान के रिलेटेड केस हो या कुछ पेनाल्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हो, उस टाइप के जो केसेस हैं वो वर्चुअल कोर्ट में डिस्कस किए जाएंगे। क्योंकि जो रेगुलर कोर्ट में डिस्कस करने मतलब रेगुलर कोर्ट में जैसे कि जानते हैं कि काफ़ी सारे पेंडेंसी ऑफ केसेस रहते हैं, जिसके कारण जो वर्चुअल कोर्ट में इस टाइप के जो केसेस है वो डिस्कस किए जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, जो लोड रहेगा रेगुलर कोर्ट में वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके साथ साथ जो वर्चुअल कोड ऑब्वियसली डिपेंड करता है वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड ऑनलाइन बेसिस मोड पे है, जिसके वजह से उसको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपग्रेड होगा इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुड एड्रेस द डाटा प्राइवेसी एंड द डाटा सिक्योरिटी कंसर्न वाइल डेवलपिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन जुडिशरी सिस्टम। तो जो डाटा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी का जो इशू अराइज होता है, ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड पे ज़्यादा डाटा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसको कंसिडर किया जाता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इस बात पे वो अपना कुछ उस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से वो एड्रेस करने का सोचा है। ठीक है, अभी चैलेंजेस क्या है, रिसेंटली जो वर्चुअल कोड इस्टेब्लिश हुआ है उसके चैलेंजेस क्या है। तो हमें जैसे कि पता है कि जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत लैक करता है फॉर द सपोर्टिंग ऑफ अ वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए। और ऑलमोस्ट जो 50% ऑफ लॉयर हैं पर्टिकुलरली इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर फैसिलिटी की अभी भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब वर्चुअल कोर्ट में कुछ हियरिंग होती है उस टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है ड्यूरिंग द पीक ऑफ आवर मेनी ऑफ द पीपल जो बहुत सारे जो पीपल्स हैं उनकी वाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनको फ्रीक्वेंट क्रैश ऑफ द सिस्टम, मतलब एंटायर जो सिस्टम हो वो अचानक से क्रैश हो जाता है। उसके कारण एक प्रॉपर फ्रेम में या एक ही टाइम पे सबका जो प्रॉपर वॉइस हो या प्रॉपर वीडियो कॉलिंग जो हो वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। और जो दिया है कि जो वर्चुअल कोर्ट होता है उसके उनको काफ़ी सारे जो डाटा होता है, ऑब्वियसली प्राइवेसी रिलेटेड इशू भी अराइज होता है। क्योंकि एक यूनाइटेड स्टेट में यहाँ पे एक उन्होंने केस दिया है कि जो यूनाइटेड स्टेट हैज़ टू फेस्ड अ डील विद अ जूम बॉम्बिंग। ठीक है, जो यूनाइटेड केस जैसे इतने जो डेवलप कंट्री है उनको भी जो डाटा प्राइवेसी रिलेटेड काफ़ी इशू या डाटा
के रिलेटेड भी काफ़ी उनको कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ा है। उनके यहाँ पे जूम बॉम्बिंग मतलब एक हैकर्स थ्रू जो उनका जो साइट है वो मतलब हैक हुआ है, जिसके कारण उनको भी काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम फेस करने पड़े। इसी तरह जो वर्चुअल कोर्ट को भी एक चैलेंज ये फेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशंस दी है वर्चुअल कोर्ट क्या होते हैं। वर्चुअल कोर्ट वो होते हैं जिनका एम होते हैं जो एलिमिनेट करते हैं जो लॉयर्स जो कोर्ट्स में अभी प्रेजेंट ना होते हुए वो ऑनलाइन मोड से अपना जो जजमेंट है या अपनी जो प्रोसीडिंग है वो फॉलो कर सकते हैं। और जो ई कोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स हैं मीन्स अ लोकेशन इन विच अ मैटर ऑफ लॉ आर adjudicate upon in the presence of a qualified judge and which has a well developed technical infrastructure, मतलब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वो एक क्वालिफाइड जज के साथ में जो हियरिंग है वो सुनाई जाती है। उसके साथ जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ दिया है, तो उसमें इंक्लूड है कि इट वाज अ कंसेप्शुलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नेशनल पॉलिसी एंड द एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशरी 2005। ठीक है, 2005 में एक सबमिट किया था एक जो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2055 में जो ई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विथ द विजन टू ट्रांसफर द इंडियन जुडिशरी बाय आईसीटी इनेबल्स ऑफ अ कोर्ट, मतलब ये जो वर्चुअल कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो इस 2005 के जो एक्शन प्लान है उस पर इम्प्लीमेंट किया गया है। जो ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है इज़ अ प्लान इंडिया प्रोजेक्ट मॉनिटर एंड funded by the Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India for the district court across the country। तो जो ये ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है वो एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसको मॉनिटर और फंड करती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अक्रॉस द country। As on the date, nearly 16845 districts and subordinate court has been a IT enabled। तो रिसेंटली इतने नंबर ऑफ जो कोर्ट्स हैं वो IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन कोर्ट्स में अभी मतलब इनेबल है। उसके साथ साथ दो प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टर्स कौन से पॉइंट है वो इंक्लूड करते हैं कि टू प्रोवाइड द इफिशिएंट और टाइम बाउंड जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी एंड अ डिटेल ई कोड प्रोजेक्ट लिटिगेशन चार्टर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, उसका जो एम है वो दिया है। एम या प्रोजेक्ट में क्या क्या कवर होने वाला है कि मतलब जो पीपल्स को एक टाइम बाउंड और एक इफ़िशिएंट सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी हो जो कुछ जजमेंट है उसकी, उसके साथ साथ टू डेवलप करना है, इंस्टॉल करना है, इम्प्लीमेंट करना है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन द कोर्ट। उसके साथ साथ टू ऑटोमेट द प्रोसेस टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट्स स्टेक होल्डर। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और इन एसेसिबिलिटी एंड इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर, मतलब उस जो प्रोसेस है उसको एक कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रखें और प्रॉपर एसेसिबल जो एक स्टेक होल्डर है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन एसेसिबल हो। उसके साथ साथ जो जुडिशरी प्रोडक्टिविटी और उसको उसके साथ साथ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट कॉस्ट इफिशिएंसी अफोर्डेबिलिटी डिलीवरी जस्टिस सिस्टम। ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंसी रिलायबिलिटी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस्ड है, दैट इज ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग ईसी इनवर्साइज टाइमलाइन फॉर द कैंडिडेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन जो है इज़ एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एडमिनिस्टरिंग ऑफ अ यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। जो भी इलेक्शन प्रोसेसेस होते हैं अलॉन्ग विद द यूनियन एंड द स्टेट, तो उसको जो प्रोसेस को कंडक्ट करने की जो अथॉरिटी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में होती है। और ये जो बॉडी होती है वो एडमिनिस्टर करती है जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं
ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस होते हैं, अलॉन्ग विद द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री, इन सारे के भी जो काम होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्ट 15th ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे डील करती है इलेक्शन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन फॉर द मैटर ऑफ अ इलेक्शन इन अवर कंट्री। और जो इलेक्शन कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 25 ऑफ जनवरी 1950 को। और कौन से आर्टिकल डील करते हैं वो हम देखते हैं। आर्टिकल नंबर 324 जो डील करता है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 325 दैट डील करता है कि कोई भी जो पर्सन हो इज़ एलिजिबल, कोई भी पर्सन हो मतलब उसको किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन या इलेक्टोरल प्रोसेस में किसी भी टाइप का रिलीजन, कास्ट या सेक्स को लेके उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ऑल आर इंक्लूडेड, ठीक है, एलिजिबल फॉर द इंक्लूजन, ठीक है। इन कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन ऑफ द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ए इलेक्टोरल रोल, ठीक है। बाद में 326 में ऐसा दिया है कि इलेक्शन टू द हाउस ऑफ अ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट टू बी बेसिस ऑफ अ एडवल फ्रेंचाइज, मतलब वही कि ऑल पीपल्स एडवल फ्रेंचाइज, जैसे हम जानते हैं कि यूनिवर्सल एडवल फ्रेंचाइज मतलब सबको राइट है वोट का, वो इंक्लूड करता है आर्टिकल नंबर 326। आर्टिकल नंबर 327 है कि पावर है पार्लियामेंट के टू मेक द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ अ लेजिस्लेचर। उसके बाद 328, ठीक है, 328 में ऐसा है कि पावर ऑफ अ लेजिस्लेटर of a state to make a provision with respect to the election to such a legislation। उसके बाद 329 बार टू इंटरफेयर बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर, मतलब कोर्ट को इंटरफेयर नहीं कर सकते जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस हुए उसमें। तो हमें पता चला कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डील करता है फ्रॉम द आर्टिकल 324 टू 329। ये पार्ट आपको हमेशा ध्यान रखिए। और उसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था 25 ऑफ जनवरी 1950, पार्ट 15th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो न्यूज़ देखते हैं अभी कि ईसी रिवाइज द टाइमलाइन फॉर द कैंडिडेट। तो रिसेंटली हमें जैसे पता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सारे इलेक्शन रिलेटेड मैटर जो होता है ऑफ अ स्टेट एज वेल एज अ सेंटर वो सारा डील करता है। तो उन्होंने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि जो टाइमलाइन होती है फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट टू पब्लिश द डिटेल ऑफ द क्रिमिनल एंटीसीडेंट ऑफ द नॉमिनीज, मतलब जो क्रिमिनल रिलेटेड उनका जो कोई पास्ट हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी कैंडिडेट हो जो इलेक्शन कंडक्ट करने वाला है, तो उसके रिलेटेड कोई भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसको जो अब उसको पब्लिक के सामने उनको पब्लिश करना पड़ता है। तो उसकी जो टाइमलाइन होती है उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिवाइज़ किए या कुछ मॉडिफिकेशन लाए हैं। तो एज़ पर द रिवाइज गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो फर्स्ट पब्लिसिटी होती है वो जो विद इन द फर्स्ट 4 days ऑफ अ लास्ट डे ऑफ अ विड्रॉल, जो लास्ट डे ऑफ विड्रॉल होते हैं उसके विद इन द 4 days में वो फर्स्ट पब्लिसिटी होनी चाहिए। वो जो कोई पार्टी मेंबर होता है उसको फर्स्ट पब्लिसिटी इतने टाइम स्पेन में करनी पड़ेगी, ठीक है। जो सेकंड पब्लिसिटी है उसको विद इन द 5th to 8th day ऑफ अ लास्ट डे ऑफ अ विड्रॉल में, ठीक है। और जो थर्ड पब्लिसिटी है फ्रॉम द 9th day टिल द लास्ट डे ऑफ अ कैंपेन, दैट इज़ अ 2 day प्रायर टू द डेट ऑफ अ पोल, मतलब जिस दिन में पोल कंडक्ट करने वाले हैं उसके 2 दिन पहले उनको थर्ड पब्लिसिटी करनी पड़ती है रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, मतलब उनको बताना पड़ता है। आइदर जो बताने वाले हैं, जो कैंडिडेट बताने वाले हैं वो किसी भी जैसे न्यूज़पेपर हो या टेलीविज़न कोई भी जो मैनर से वो उनके बारे में वो बता सकते हैं, मतलब अगर उनका कोई क्रिमिनल डिटेल है उनको वो पब्लिश करना पड़ता है आइदर थ्रू द एनी मोड ऑफ अ कम्युनिकेशन, आइदर इट इज़ न्यूज़पेपर और आइदर थ्रू द टेलीविज़न, ठीक है। This timeline which will help the voter in exercising their choice in more informed manner, ठीक है। ये टाइमलाइन कहीं तो वोटर्स को बहुत अच्छे से मतलब उनकी जो चॉइस है वो एक्सरसाइज करने में वो हेल्प करेंगी। एंड नेक्स्ट है कि व्हाट अबाउट द अनकंस्टेंटेड और द नॉमिनेटेड विनिंग कैंडिडेट, जो नॉमिनेटेड या विनिंग कैंडिडेट है उनके केस में क्या है। जो अनकंसिस्टेड winner candidate as well as a political party who nominated them shall also publish the criminal
antecedent if any as prescribed for other consisting candidate and the political party। तो उनको भी जो है नॉमिनेटेड विनिंग कैंडिडेट है उनको भी जो उनका अगर कोई भी उनका क्रिमिनल बैक हो तो वो भी उनको पब्लिश करना पड़ता है। ये मूव का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जो ये 3 राउंड्स में जो ये पब्लिश हो रहा है तो किसी ना किसी प्रकार से लोगों को बहुत उनका जो डिसीज़न है उस पर्सन को वोट करना है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं उनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन जानने के बाद उनको एक इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव उनके मतलब उनको ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ठीक है, ये मेन एम है, ये सिग्निफिकेंस है उस मूव का। ठीक है, और जो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना का जो ये मोशन है वो एक्सेप्ट किया है राइट फ्रॉम बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2018 के बाद से ये जो पब्लिसिटी ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट का जो रिफॉर्म है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म आया है। ठीक है, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। अर्लियर दिस ईयर द SC हैज़ डायरेक्टेड दैट द पॉलिटिकल पार्टीज fielding candidate with a criminal record must tell the public why they had choose them over those with a clean record along with the detailed information about the candidate with the criminal cases pending against them including the nature of the offense। ठीक है, अर्लियर दिस ईयर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी डायरेक्ट किया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी कैंडिडेट है जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उनको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि वो क्यों उनको चूज़ करे एंड मतलब उनका अगर कोई क्लीन रिकॉर्ड हो गया है तो उसकी भी पूरी डिटेल उनको पीपल को दी जाएंगी। मतलब पीपल को पूरा मतलब जो इलेक्शन प्रोसेस है रिलेटेड टू द पर्टिकुलर कैंडिडेट वो बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। ट्रांसपेरेंट जो है वो रखा जाए, सॉरी। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन ओवर द FCRA नोट फॉर द PM केयर्स। ठीक है, व्हाट इज़ द इशू? जो PM केयर फंड है हैज़ रिसीव एन एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल द प्रोविजन ऑफ अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। तो जो PM केयर फंड है उसको एग्जाम किया गया है जो प्रोविजन अप्लाई होते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। तो हाउएवर ऐसा देखा गया है कि जो PM जो केयर फंड है डजंट मीट एनी प्री कंडीशन ऑफ बीइंग बॉडी इस्टेब्लिश एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट हुज अकाउंट आर ऑडिटेड बाय द कैग। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो लास्ट ईयर मतलब लास्ट मंथ में न्यूज़ आई थी कि जो PM केयर फंड है वो किसी भी तरीके से कैग उसको ऑडिट नहीं करने वाला है। ठीक है, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। उसके जो मतलब लास्ट जो अगस्त मंथ का कंपाइलेशन है मैंने अपने चैनल पे पब्लिश किया है, आप वहाँ से भी वो न्यूज़ रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि इन जुलाई 2011 जो होम मिनिस्टर है उन्होंने इशू किया था ऑर्डर जो एग्जेम्प्टिंग दैट ऑल द बॉडी इस्टेब्लिश बाय द सेंटर और स्टेट एक्ट विच आर रिक्वायर्ड टू हैव देयर अकाउंट ऑडिटेड बाय द कैग। ठीक है, वो उन्होंने जो 2011 में एक ऑर्डर इशू किया था होम मिनिस्टर ने जहाँ पे उन्होंने एग्जेम्प्ट किया था जो बॉडी इस्टेब्लिश हुए हैं अंडर द सेंटर और द स्टेट एक्ट वो आर रिक्वायर्ड टू हैव देयर अकाउंट विच आर ऑडिटेड बाय द कैग। और अर्लियर दिस ईयर मतलब उन्होंने 2020 को जनवरी में उन्होंने एक फ्रेश ऑर्डर ये किया था इशू किया था जिसपे उन्होंने जो ऊपर का जो अभी जो जुलाई में जो उन्होंने 2011 में जो उन्होंने ऑर्डर लिया था उसको कहीं ना कहीं सुपरसेट करता है। उन्होंने इस नए ऑर्डर में बताया है कि टू एग्जाम organization not being a political party constituted or establishment by or under the central act or a state act or by any administrative or a executive order of a central government or any state government and are wholly owned by a respective government are required to have their account compulsorily audited by a comptroller and auditor general of India CAG or any of the agency of the CAG। मतलब कि 2020 में जो नए गाइडलाइंस इशू हुए उन्होंने बताया है कि इट हैज़ एग्जेम्प्टेड द ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल और स्टेट एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिश हुई है या कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू या कोई भी ओन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट जो रिक्वायर्ड है कि उनको जो उनका अकाउंट है
ठीक है, वो कंपल्सरीली ऑडिटेड बाय द कैग के अकॉर्डिंग, या कोई भी कैग रिलेटेड जो एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, और वाई द पीएम केयर फंड कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड, ये पीएम केयर फंड कैग के जो एजेंसी या कैग ऑडिट के यहाँ से हम एग्जेम क्यों कैन नॉट, मतलब क्यों ना करें, तो ये ऐसा है कि इट वॉज नॉट यूज नॉट सेट अप थ्रू अ सेंट्रल और द स्टेट लॉ, क्योंकि हमें जानते हैं जैसे पीएम जो केयर फंड है वो सेंट्रल और स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बना है, और इसके साथ साथ आर्ग्यू किया है कि वो पब्लिक अथॉरिटी भी नहीं है अंडर द आरटीआई, और जो फंड है इज़ ऑडिटेड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर नॉट बाय द कैग, और जो ये पीएम केयर फंड है वो किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर के अकॉर्डिंग वो ऑडिट किया जाएगा, नहीं ना कि कैग से। तो जो एफसीआरए है जिन्होंने पीएम केयर के जो ऑडिटिंग के ऊपर जो क्वेश्चन किया है उसके बारे में जानते हैं। तो एफसीआरए क्या है? एफसीआरए इज़ अ मीन टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूज़ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड टू प्रिवेंट द यूज़ फॉर द एक्टिविटी डिटरमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट। तो जो एफसीआरए है वो रेगुलेट करता है एंड एक्सेप्ट करता है जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन होते हैं, एंड टू प्रिवेंट द एक्टिविटी डिटरमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन होते हैं और जो कुछ एक्टिविटी फॉरेन जो नेशनल इंटरेस्ट के रिलेटेड होती है उसका जो उनको जो फॉरेन का जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उन सारे को वो एक्सेप्ट करता है। उसके साथ साथ जो गिफ्ट्स है और मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से फॉरेन रिसोर्सेज उसके रिलेटेड भी वो सारे जो काम है वो भी देखता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो विश टू रिसीव द फॉरेन डोनेशन एंड डेफिनेट हैव अ डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम एंड मस्ट रजिस्टर अंडर द एक्ट। ठीक है, जो कुछ भी जो डोनेशंस होते हैं फॉरेन थ्रू उसके भी रिलेटेड वो जो एफसीआरए होता है वो देखता है। और सेक्शन 50 ऑफ दिस एक्ट अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू एन ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर इशू करने का वो प्रावधान है कि वो एग्जाम कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ एफसीआरए इफ़ दे फील इट इज़ नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड, अगर कुछ बात हो या कुछ एग्जेम्पशन वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। The next news is related Jammu and Kashmir Integrated Grievance Redressal and Monitoring System। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है वो लॉन्च की गई है पायलट बेसिस पे फॉर जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर एंड जो रिसाई जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने द सिस्टम विल रिप्लेस द जो करंट पोर्टल है लॉन्च किया बाय द गवर्नमेंट इन 2018, उस पोर्टल को रिप्लेस करती है। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि यूटी में दैट इज़ लिंक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट टाइम किसी यूटी में एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम इस प्रकार की हुई है। ठीक है, अभी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऐसा है कि जो डिप्यूटी कमिश्नर होता है हैज़ टू प्लेस एट अ प्राइमरी लेवल फॉर रिसीविंग एंड डिपोजिंग ऑफ एंड मॉनिटरिंग ग्रीवियंसेस द JNK एडमिनिस्ट्रेशन। तो JNK के एडमिनिस्ट्रेशन जो के रिलेटेड जो भी मॉनिटरिंग या डिस्पोजल एंड रिसीविंग ऑफ ग्रीवियंस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो ग्रीवियंस रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो सारे प्राइमरी लेवल पे डिप्यूटी कमिश्नर हैंडल करेंगे। एंड ऑल द SPs एंड DCs मेड अवेलेबल टू डेजिग्नेट एट अ डेजिग्नेट 5 days a week they will available in their office and anyone can go there and meet। ठीक है, किसी भी कोई भी पर्सन उनको जाके मिल सकता है विद इन मतलब वीक में 5 दिन उनको ऐसी टाइप का जो प्रोविज़न है वो है इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। अब सिग्निफिकेंस मूव क्या है इसका कि ये मूव जो है हम जैसे कि जानते हैं कि कश्मीर वैली में जब से वो JNK स्पेशल स्टेटस उनका इवॉक हुआ है उसमें बाद काफ़ी सारे मतलब जो कश्मीर वैली है वो काफ़ी सारी जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो या बाकी सारे भी वो काफ़ी मतलब बाकी जो दुनिया है बाकी जो प्लेसेस है वहाँ से कुछ ना कुछ डिस्कनेक्ट रही है या एलिनेटेड रही है, जिसके कारण पीपल वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट ऐसे टाइप का मैकेनिज्म लाएंगी तो ऑब्वियसली उनको बहुत सारे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनको डिस्कस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है वो डेवलप की गई है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स, Ministry of Electronics and IT in association with the Directorate of a Public Grievance and the Department of Administrative Reform and the Public Grievance। ठीक है, इनके थ्रू जो है ये डेवलप किया गया है और ये आइडिया है
जहाँ पे जो भी ऑफिसर्स रहेंगे उनको जो एड्रेस करना, रिसीव करना और जो मॉनिटर करना पड़ेगा जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस उनको, ठीक है। और ये लॉन्च की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड अ पब्लिक ग्रीवियंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, ठीक है। अभी की फीचर्स क्या है, ये जो ऑनलाइन मोड रहेगा, ठीक है, वो प्रोवाइड, ये जो CP ग्राम है वो प्रोवाइड करेगा एक फैसिलिटीज़ टू हैव एन ऑनलाइन मोड। किसी भी जोग्राफिकल एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा। और इट विल एबल द सिटीजन टू टैग द ऑनलाइन ग्रीवियंस बीइंग अलाउड अप विद द डिपार्टमेंटल कंसर्न एंड ऑल्सो इनेबल DARPG टू मॉनिटर द ग्रीवियंस, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस है उनका वो भी इनेबल है कि जो मॉनिटर करेगा सिटीज़न को ऑनलाइन, ठीक है। उसके साथ साथ जो सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे एज अ डायरेक्टर ऑफ ग्रीवियंस और द ग्रीवियंस ऑफिसर रहेंगे पर्टिकुलर ऑफिस के, वो पर्टिकुलर टेन्योर के लिए फिक्स उनको जो पोजीशन है वो जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मॉनिटरिंग का उनका जो अपॉर्चुनिटी है उनको मिलेगी। द नेक्स्ट है कि इंडिया चाइना एग्री ऑन अ 5 पॉइंट एक्शन प्लान, ठीक है। जो न्यूज़ का कंटेक्स्ट ऐसा है कि जो इंडिया और चाइना में अभी हम जानते हैं कि काफ़ी सारे जो क्लैशेस या काफ़ी सारे जो कंडीशन इन दोनों कंट्री के बीच में बहुत टेंस चल रही है, बहुत सारे टेंशन्स हैं। तो उन्होंने इंडिया और चाइना ने रिसेंटली एक 5 पॉइंट एक्शन प्लान को एग्री किया है, तो उसको हम उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जो 5 पॉइंट एक्शन प्लान है वो इंक्लूड करता है कि तो फर्स्ट पॉइंट है कि फॉलोइंग द कंसेंसस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग टू नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जो 5 पॉइंट प्लान है उनमें से डिस्कस उनका जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और जो चाइना के प्रेसिडेंट है कि किसी भी टाइप को डिस्प्यूट को मतलब एक डिफरेंसेस ना हो उस डिस्प्यूट में, नॉट अलाउ द डिफरेंसेस टू बिकम अ डिस्प्यूट, मतलब कोई भी डिफरेंसेस ना रहे कि वो कोई भी मैटर वो डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो। उसके साथ साथ वो इंक्लूड करता है कि डिसएंगेजिंग द क्विक टू ईज द टेंशन, मतलब किसी भी तरीके से बहुत अच्छे से वो डिसएंगेज करके पीपल्स को, मतलब जो उस वहाँ की जो कंडीशन है उसको डिसएंगेज करके प्रॉपरली जो टेंशन है उसको कम करने का भी सोचा है। उसके साथ साथ इंडिया चाइना बॉर्डर में प्रोटोकॉल एंड अवॉइड एक्सेलरेटिंग एक्शन, मतलब कुछ जो भी इंडिया चाइना के प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो हो जाएंगे और अवॉइड करेंगे कि कोई भी एक बैड इम्पैक्ट या अवॉइड करेंगे कुछ भी जो एक्सीलेटिंग एक्शन ना हो पाए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऐसा है कि कंटिन्यू द डायलॉग्स बिटवीन द स्पेशल जो डायलॉग्स हो रहे हैं जो अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे मतलब अजीत डोवाल है, मतलब अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, और मिस्टर यांग है जो उनकी चाइना की तरफ से हैं, उनके जो डायलॉग्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ जो वर्किंग टूवर्ड्स ए न्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मतलब न्यू कॉन्फिडेंस मिले दोनों कंट्री में, जो न्यू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का भी इम्प्लीमेंट करने का सोचा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इमीडिएट चैलेंज। अभी इमीडिएट चैलेंज देखा जाए तो ऐसा है कि अब तक कुछ जो इश्यूज़ है वो अप्रैल से जो स्टार्ट हुए हैं वो अप्रैल के जो पहले थे वैसे जो प्रॉब्लम अच्छे से चल रहा था, मतलब जो रीजंस है वहाँ पे जो इशू नहीं हो रहा था वैसे अब तक रिटर्न नहीं हुआ है। अप्रैल के बाद में कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स होती रही है। उसके साथ साथ जो LAC होता है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे जो पोजीशंस है काफ़ी सारे प्लेसेस में, तो इंडिया भी पीछे नहीं हट रहा है और चाइना भी नहीं हट रहा है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में जो दी है मैं उसको आपको एक मैप फॉर्मेट में ईजी वे से आपको बताऊँगी। जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि इंडिया और चाइना में जो पॉइंट ऑफ कंसर्न किस किस पॉइंट पे हो रहे हैं, ठीक है। जिसके आपको पता है कि जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो मिनिमम अप्रॉक्सीमेट कितना बॉर्डर शेयर करता है कि 4050 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना शेयर करता है, और उसमें से डिस्प्यूटेड कितना है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, ठीक है। डिस्प्यूटेड बॉर्डर देखा जाए तो वो है 3290 जो किलोमीटर है वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि जो वेस्टर्न साइड है जो यहाँ पे इंक्लूड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लद्दाख रेंज है और जम्मू एंड कश्मीर एंड अबाउट जो ये बॉर्डर जो है जिसको रेड कलर में है वो वेस्टर्न साइड का बॉर्डर है, एंड इट इज़ अबाउट 2000
150 किलोमीटर का है, तो वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया रहा है अब तक का। और सबसे कम कंट्रोवर्सी कहाँ पे रही है, जो यहाँ पे उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश की जगह दी है वहाँ पे थोड़ी कम कंट्रोवर्सी अब तक की रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो जगह दी है, जो हमें पता है, यहाँ पे सिक्किम का जो पार्ट है, ठीक है, ये डोकलाम जो क्राइसिस है, मतलब डोकलाम हमें पता है, डोकलाम के क्राइसिस हुए थे। आप बताइए डोकलाम के क्राइसिस, डोकलाम का इशू क्या था, ठीक है। और वो भी जगह मतलब थोड़ी कम डिस्प्यूटेड रही है, ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश का है, जो ईस्टर्न साइड है, वो शेयर करता है नियरली 1140 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, उतने एरिया में वो डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। ठीक है, जो ये LAC का जो ये इशू है वो नियरली इसी एरिया में हो रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने जो यहाँ पे जो टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया है, मैंने आपको मैप के थ्रू अच्छे से बता दिया है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ फ्रॉम द GS3 पेपर नंबर 3, ठीक है। तो पहली न्यूज़ है रैंकिंग ऑफ अ स्टेट ऑन द सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। रिसेंटली जो सेकेंड एडिशन है, जहाँ पे रैंकिंग दी जाती है स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ अ सपोर्ट टू द स्टार्टअप ऑफ अ इकोसिस्टम, वो रिलीज़ हुई है, ठीक है। उस रैंकिंग जो कंडक्ट की जाती है बाय द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इनके थ्रू जो रैंकिंग है वो कंडक्ट की जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ऐसा है कि वो फोस्टर करता है कॉम्पिटिटिवनेस एंड द प्रोपल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू वर्क प्रोएक्टिवली टूवर्ड्स द अपलिफ्टिंग द स्टार्टअप ऑफ अ इकोसिस्टम, मतलब जो भी स्टार्टअप्स होती है रिलेटेड टू द इकोसिस्टम, उसको प्रॉपरली अपलिफ्टेड करे और उसका एक फोस्टर द कॉम्पिटिशन बिटवीन द वेरियस स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 2019 के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो 7 ब्रॉड रिफॉर्म का है, जहाँ पे 30 एक्शन पॉइंट्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम कुछ जहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स द, ठीक है। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं, जस्ट अ मिनट। Institutional support, easing compliance, relaxation in the public procurement norms, incubation support, ठीक है। Just sorry for the inconvenience, I will make it so clear that you can see it properly, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है वो, ठीक है। द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ईजिंग कंप्लायंस, रिलैक्सेशन इन द पब्लिक प्रोक्यूरमेंट नॉर्म्स, इंक्यूबेशन सपोर्ट, सीड फंडिंग सपोर्ट, वेंचर फंडिंग सपोर्ट एंड द अवेयरनेस एंड द आउटरीच, ये 7 रिफॉर्म्स एरिया है जहाँ पे ये जो स्टार्टअप जो आइडिया है रिलेटेड टू द इकोसिस्टम, इसके बेसिस पे वो जो रैंकिंग दी जाती है, ये 7 मेन एरियाज हैं, ठीक है। हाउ वेयर द स्टेट रैंक, अभी स्टेट के रैंक्स की कैसी की जाती है, टू इस्टेब्लिश द यूनिफॉर्मिटी एंड इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन इन द रैंकिंग प्रोसेस, स्टेट एंड यूटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग दी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है कि वाइल द यूटी एक्सेप्ट दिल्ली एंड ऑल द स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट आसाम आर बीन प्लेस्ड इन द कैटेगरी वाई, ठीक है, उनको कैटेगरी वाई में दिया है, और बाकी जो स्टेट्स है एंड द यूटीज ऑफ दिल्ली इज प्लेस इन द कैटेगरी एक्स, ठीक है। और फॉर द पर्पज ऑफ रैंकिंग एंड रैंकिंग स्टेट को क्लासीफाई किया गया है बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, ठीक है, लीडर, एस्पायरिंग लीडर, इमर्जिंग स्टार्टअप्स, ठीक है। ये 5 जो टॉपिक्स हैं उस पर वो उसके बेसिस पे वो कैटेगराइज की गई है स्टेट में, ठीक है। जो 2019 के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग दी गई है, जो एक्स कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर में गुजरात है, टॉप परफॉर्मर में, ये जो नाम से ये रैंकिंग है वो ध्यान में उतनी रखने की है नहीं, बट आपको आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आपकी वो रैंकिंग क्या है वो आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू फेज, ठीक है। फिलहाल मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी कि किस स्टेट की कौन सी रैंकिंग आई है। तो बेस्ट परफॉर्मर के लिए गुजरात है, द नेक्स्ट इज़ टॉप परफॉर्मर में कर्नाटका, केरला, लीडर में बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, एस्पायरिंग लीडर में हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। 5 कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लीडर में चंडीगढ़, एस्पायरिंग लीडर में नागालैंड, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में मिजोरम एंड सिक्किम, एंड द लीडर अक्रॉस द 7 रिफॉर्म एरिया। जस्ट हैव अ ब्रीफ ओवरलुक, ठीक है।
देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल लीडर में कर्नाटका, केरला, ओडिशा, रेगुलेटरी चेंज कैंपिंग में कर्नाटका, केरला, ओडिशा, प्रोक्यूरमेंट लीडर कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, इंक्यूबेशन हब गुजरात, कर्नाटका, केरला, सीडिंग इंक्यूबेशन लीडर बिहार, केरला, महाराष्ट्र, स्किलिंग इनोवेशन लीडर गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, अवेयरनेस एंड द आउटरीच कैंपिंग गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे रैंकिंग्स दी गई है, पर ये पूरा आपको ध्यान रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम का रिलेटेड ये जो रैंकिंग दी है वो क्या होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ध्यान में रखना आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0। ठीक है, तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने है, उन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च किया है। अभी हम जानते हैं कि ये क्या होता है। उनका जो इनिशिएटिव है जो वो है कि जो मोस्टली क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच रिलेटेड टू द अर्बन प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट इन द इंडिया, मतलब जो अर्बन एरिया की जो प्रॉपर प्लानिंग और फॉर द डेवलपमेंट इन इंडिया कंसिडरिंग द क्लाइमेट सेंसिटिविटी, उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट सेंसिटिविटी को कंसिडर करके जो अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट इन इंडिया को फोकस करना है, उनका जो मेन जो इनिशिएटिव का मेन एम है। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव ऐसा रहा है कि एक प्रॉपर क्लियर रोड मैप होनी चाहिए फॉर द सिटीज़ टू वर्क कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और जो क्लाइमेट सेंटर फॉर द सिटीज़ एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन प्लानिंग इज सपोर्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑफ जो ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है, उसको जो सपोर्ट किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में। ठीक है, जो सेंट्रल क्लाइमेट सिटीज़ सेंटर फॉर सिटीज़ होगा वो अंडर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर का। ठीक है, उसी साथ 28 इंडिकेटर है जिसको 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। वो इंक्लूड करते हैं एनर्जी एंड द ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, वाटर मैनेजमेंट एंड द वेस्ट मैनेजमेंट। ये 5 कैटेगरी में उसको क्लासीफाई किया है, तो ये 5 कैटेगरी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द स्ट्रीट फॉर अ पीपल चैलेंज लॉन्च। ठीक है, तो ये न्यूज़ ऐसा है कि जो सिटीज़ में जो मतलब जो रोड के साइड में चलते वाले लोग हैं, मतलब जो वॉकेबल है या पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली रोड बनाने चाहिए, रोड सिटीज़ होनी चाहिए, उस पर रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, तो द चैलेंज बिल्ड ऑन द एडवाइजरी इश्यूज बाय अ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर फॉर द होलिस्टिक प्लानिंग फॉर पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली मार्केट स्पेस अर्लियर दिस ईयर। ठीक है, इस साल के पहले जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर है, उन्होंने एक होलिस्टिक प्लानिंग की थी जहाँ पे जो पेडिस्ट्रियन होते हैं, मतलब जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उनको मार्केट स्पेस में फ्रेंडली, मतलब उनको एक प्रॉपर रोड मिलना चाहिए या प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए जहाँ से वो चल पाए। ठीक है, उनकी जो पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली मार्केट स्पेस डेवलप करनी चाहिए हर एक सिटीज़ में। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के यहाँ पे दिया है कि जो फिट इंडिया मिशन है, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड द स्पोर्ट अलॉन्ग विद द इंडियन प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज हैव पार्टनर्ड विद द स्मार्ट सिटी मिशन टू सपोर्ट द चैलेंज। ठीक है, ये जो चैलेंज है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया है, जो फिट इंडिया मिशन है, जो अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड सपोर्ट अलॉन्ग विथ द प्रोग्राम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड द ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड द पॉलिसीज। उसके साथ साथ उन्होंने स्मार्ट इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के साथ इन तीनों ने साथ में मिलकर ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। अभी रिसेंटली इसको कंसर्न क्या है या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ेंगे या क्या क्या उसको इस प्रोजेक्ट को या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए क्या क्या नीड्स है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला ऐसा है कि इट सपोर्ट द सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री टू डेवलप अ यूनिफाइड विजन ऑफ अ स्ट्रीट फॉर द पीपल इन कंसल्टिंग विद द स्टेक होल्डर एंड द सिटीजन। मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स है या सिटीजन है, उनके कंसल्ट लेके एक यूनिफाइड विजन जो है स्ट्रीट का हम डेवलप करने का सोचा है। उसके साथ साथ अडॉप्टिंग अ practitionary approach, cities will be guided to launch their own design competition to gather the innovators। ठीक है, इनोवेटिव आइडिया मतलब सिटीज़ को एक लो कॉस्ट में हो या इनोवेटिव आइडिया खुद ही वो अपने सिटी के लिए जो सिटीजन्स हो खुद ही लॉन्च करें, और उसके बाद एक मतलब जो किसी भी कंपटीशन टाइप या प्रैक्टिशनरी अप्रोच टाइप वो जो प्रॉपर जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने या वो जो उन्होंने आइडिया इनोवेटिव आइडिया उन्होंने सजेस्ट किया है उसको उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। ठीक है, एम है कि टू इंस्पायर द सिटीज़ टू क्रिएट अ वॉकिंग फ्रेंडली एंड अ वाइब्रेंट स्ट्रीट थ्रू क्विक इनोवेटिव एंड अ लो कॉस्ट मेजर। ठीक है, मतलब एक
वॉकिंग फ्रेंडली एंड वाइब्रेंट स्ट्रीट डेवलप हो, एक इनोवेटिव, क्विक और लो कॉस्ट के ऊपर, लो कॉस्ट से, ठीक है। ऑल सिटीज़ पार्टिसिपेटिंग इन द चैलेंजेस शैल बी इंकरेज टू यूज़ द टेस्ट लर्न अप्रोच टू इनिशिएट बोथ फ्लैगशिप एंड नेबरहुड वॉकिंग इंटरवेंशन, ठीक है। तो जो भी चिल्ड्रन जो भी सिटीज़ होंगे वो जो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वो एक टेस्ट लर्न स्केल के अप्रोच से किया जाएगा, ठीक है। फ्लैगशिप या नेबरिंग मतलब नेबरहुड जो टॉकिंग वॉकिंग जो इंटरवेंशन है उसके थ्रू एक प्रॉपर इनिशिएटिव लर्न किया जाएगा, जिसके मतलब लर्निंग अप्रोच रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ इंटरवेंशन अंडर द चैलेंज में इंक्लूड क्रिएटिंग पेडिस्ट्रियन, जो ये चैलेंज होगा वो क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड करेंगे, वो है कि क्रिएट करना है पेडिस्ट्रियन फ्री स्ट्रीट इन अ हाई फुटफॉल एरिया, री इमेजिंग अंडर फ्लावर स्पेसिस, revitalizing dead neighborhood space and creating walking link through parks and institutional एरियाज, ठीक है। द नेक्स्ट एंड लास्ट सेकंड न्यूज़ इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, पहले हम वो जानते हैं, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू वो होती है कि उसको बोल सकते हैं कि मॉनिटरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, जो भी किसी भी पीस ऑफ लैंड अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया है, कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, उसकी जो अप्रोक्सीमेट जो मॉनिटरी वैल्यू होती है उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ मॉनिटरी अप्रोक्सीमेट ऑफ द वैल्यू दैट इज़ लॉस्ट व्हेन द, ठीक है, जो प्राइस है वो लॉस्ट होती है, ठीक है, व्हेन द पीस ऑफ अ फॉरेस्ट हैज़ बीन रेज, ठीक है। रेज मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन द बेसिकली ऑन द based on the service and the ecological value, and they are prescribed formulas for calculating this amount will depend upon the location and the nature of the forest and the type of industrial enterprise will replace the particular parcel of the forest। मतलब ये जो प्राइस होती है वो डिपेंड करती है वो लोकेशन क्या है और नेचर ऑफ द फॉरेस्ट क्या है, ठीक है। ये जो आइडिया था वो नेट प्रेजेंट वैल्यू का, और वो जो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला भी होता है, और ये जो आइडिया था वो डेवलप किया गया था बाय द प्रोफेसर कंचन गुप्ता ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के, ठीक है। तो रिसेंटली न्यूज़ ऐसा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने रिक्वेस्ट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को तो एग्जाम करे, एग्जाम फॉर पेइंग द NPA, ठीक है। हाउएवर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने रिफ्यूज़ किया है, इट विल इनअप्रोप्रिएट टू ग्रांट सच एग्जामेशन एज दिस वाज मैंडेट बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया है कि वो NPA कर मतलब होना चाहिए, पर इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस है उनकी जो रिक्वेस्ट है ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिफ्यूज़ की है। अभी वाई एग्जेम्प्टेड, बिकॉज जो एरिया है एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन आर नॉट कन्वर्टेड इनटू माइनिंग, मतलब जो भी पूरा एरिया है वो सारा एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन वो माइनिंग के लिए कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक। ओनली 1% ऑफ द केसेस जो है वो कन्वर्ट हुए हैं, तो इसके वजह से जो NPA का है ये है वो पेमेंट ऑफ NPA अगर लिया जाए तो वो एक प्रॉपर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा भी एक रीज़न दिया है कि इवन पेमेंट ऑफ NPA एट द रेट ऑफ 2% और 5% इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंज विच विल लीड टू डिले इन एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी, जिसके अगर जो NPA का जो पेमेंट इशू आ जाएगा जिसकी रेट 2 to 5% में है, एक मेजर कंसर्न होगा जो डिले करेगा एक्सप्लोरेशन या माइनिंग एक्टिविटी को फर्दर प्रोसीड करने में, ठीक है। देन द फैक्ट फॉर फिल्म्स में से एक न्यूज़ थी टाइफून हासिन, ठीक है। वो जापान में एक रिसेंटली टाइफून आया है, ठीक है। उसको कैटेगराइज किया है एज ए कैटेगरीज ऑफ 4 स्टॉर्म विच मीन्स वेल बिल्ट फ्रेम हाउसेस कैन सफ़र सेवरल डैमेज विच लॉस ऑफ मोस्ट ऑफ द रूफ स्ट्रक्चर एंड द एक्सटीरियर वॉल, ठीक है। मतलब उसको जो हाइसिन जो जापान में एक टाइफून आया है, मतलब टाइफून हमारे जो इंडियन ओशियन रीजन में उसको साइक्लोन बोलते हैं, वो कैटेगरी 4 में दिया है, ठीक है। 4 टाइप का है, मतलब जहाँ पे इवन द जो बड़े बड़े हाउसेस होते हैं वो भी सेवरल डैमेज फेस करेंगे, इतना जो टाइफून है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और जो हैसिन हमको जैसे पता है कि जो टाइफून्स या साइक्लोन्स के पर्टिकुलर जो आते हैं हर एक रीजन में, उनकी जो नेमिंग है वो पर्टिकुलर कंट्री वाइज दी जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो नेमिंग है वो कौन करते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली जो नेमिंग दी है हैसिन, जो वो चाइना ने रिकमेंड किया है वो नेम, ठीक है। सो इस तरीके से आज हमने सारी न्यूज़ जो है इनसाइड के वो कवर कर दिए हैं। सो स्टे कनेक्टेड। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।